हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर हमारा ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियो की सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पे कॉमर्स के फाइनेंशियल अकाउंट की क्लास चल रही है और ये क्लास 11 और बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल होगी। और इससे पहले के जो वीडियोस हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए इसके पहले के वीडियोस में जो भी आपको कंटेंट बताए गए उनको उन्हें अच्छे से समझ लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने डेबिट एंड क्रेडिट करने के अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था और डेबिट और क्रेडिट के रूल बताए थे। आज हम कुछ सम स्पेशल एक्सपेंसेस हैं जिनके बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। ये आज हमारा छोटा सा वीडियो रहेगा, बस हमें केवल कुछ स्पेशल एक्सपेंसेस हैं जिनके बारे में आपको बताना है और इसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक शुरू करेंगे। इस वजह से आपको ये जो है एक्सपेंसेस वाला जो है वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि इन एक्सपेंसेस के बारे में आपको जान लेना बहुत ही कंपलसरी है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आपने इसके पहले वाले वीडियो में डेबिट और क्रेडिट करने के सम गोल्डन रूल्स पढ़े थे, 3 गोल्डन रूल्स पढ़े थे। ठीक है, उससे पहले आपको हमने एक बताया था टाइप ऑफ अकाउंट्स, जिसके अकॉर्डिंग आपको अब तक याद हो चुका होगा कि अकाउंट्स आपके 3 टाइप के होते हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पस। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इसके जो आपने पर्सनल अकाउंट को भी हमने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था। एक था आपका नेचुरल पर्सन, एक था आर्टिफिशियल पर्सन और एक थर्ड था आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कुछ जो है आपके आइटम्स इंक्लूड होते हैं: आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम एंड अक्रूड इनकम। ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपको हमने कहा था आपको अगले नेक्स्ट किसी वीडियो में बताएंगे। तो ये जो आपके टॉपिक हैं ये सभी, चाहे वो बच्चे स्टूडेंट्स क्लास 11th के हो या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीकॉम में फ़र्स्ट टाइम कॉमर्स स्ट्रीम के साथ जुड़ते हैं, तो उनके लिए भी और बीबीए के बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसलिए ये जो है आपका वीडियो कॉमन वीडियो मैं तीनों के लिए बना रही हूँ और ये वाला वीडियो आपको दोनों ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, क्लास 11th के प्लेलिस्ट में और बीकॉम और बीबीए वाली प्लेलिस्ट में भी मैं इसे ऐड कर दूँगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। अब एक्सपेंसेस तो आप जानते हैं क्या एक्सपेंसेस क्या है। कोई भी आप गुड्स या सर्विस जब अवेल करते हो उसके आप जो बदले में आप जो भी पेमेंट कर रहे हो वो क्या है, आपका जो है एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो अब ये एक्सपेंस तो होता है, ये आपको पता है, लेकिन अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, ठीक, इसके बारे में आपको जानना है। आपको पता है कि आपके जो हैं आपके अकाउंट्स जो है स्पेसिफिक डेट को तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जो कि आपका जबकि फाइनेंशियल ईयर आपका क्या होता है, क्लोज होने वाली डेट होती है। अब वो डेट अकॉर्डिंग टू आपके बिजनेस एंटिटी कुछ भी
मान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग जो है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर अपने अकाउंट का अकाउंटिंग ईयर रखते हैं, और मोस्टली जो है अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च भी रखा जाता है। तो किसी किसी बिजनेस में 31 दिसंबर को क्लोजिंग डेट होता है, और किसी किसी जो एंटिटी में, बिजनेस एंटिटी में 31 मार्च हमारी क्लोजिंग डेट होती है। तो ऐसे एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस आपको पता है क्या है, जो कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन होते हैं। सपोज जैसे कि आपके रेंट हो गया, आपको रेंट पे करना है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, या आपके कोई जो है आपने कोई यूटिलिटी कोई सर्विस ली है, उसके लिए भी आपको कोई बिल पे करना है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, या सैलरी है वर्कर्स की, वर्कर्स का आपका जो है क्या कह सकते हैं आप, वेजेस है, कमीशन है अगर मैनेजर रखा है आपने, ठीक है, या इस टाइप के जो भी, तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक। अब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे अगर रह गए हों जो कि आपने आपके अकाउंटिंग क्लोजिंग डेट तक आपने पे ना किए हों, ठीक है, आपने उसकी सर्विसेज ले ली हो, सर्विसेज आपने यूज़ कर ली हो, लेकिन उसके बदले जो आपको पेमेंट करना था वो पेमेंट नहीं किया हो, आपने ड्यू हो। सपोज दैट मान लीजिए आपने किसी वर्कर को दिसंबर आपका क्लोजिंग डेट है, ओके, आपने उसे जो है नवंबर और दिसंबर का जो है वेजेस पे नहीं किया है, और आपकी क्लोजिंग डेट आ गई है, आप बाद में पे करोगे, फॉर किसी भी वजह से आप नहीं दे पाए, तो ये वाला जो 2 मंथ्स का जो वेजेस होगा, जो भी होगा, 5,000 होगा, 10,000 होगा, वो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से आप अकाउंट्स में शो करोगे। तो इसलिए ये जो आपका एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, किसी पर्सन से रिलेटेड है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि आपको फला फला व्यक्ति को ये इतना वेजेस देनी है, फला फला व्यक्ति को इतना हमें क्या पे करना है, सैलरी पे करनी है। तो ऐसे कोई भी एक्सपेंस है जो आपने ड्यू डेट ड्यू हो गई हो, आपके ऊपर ड्यू हो, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन हो, और अकाउंट्स जो आपके क्लोज करने की डेट तक आपने पे ना की हो, ऐसे सारे एक्सपेंसेस हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहे जाते हैं। फिर ये चाहे आपके रेंट हो, चाहे सैलरी पे करनी हो, चाहे वेजेस पे करनी हो, चाहे किसी को कमीशन पे करना हो, या इंटरेस्ट पे करना हो, या इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना हो, तो जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उनकी ड्यू डेट आ चुकी हो पर आपने उन्हें पे नहीं किया हो, आपके ऊपर एज ए ऑब्लिगेशन वो मौजूद हो आपकी क्लोजिंग डेट तक, ठीक है, जब आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हो लेकिन आपने ये सारे एक्सपेंस पे नहीं किया है, आपके ऊपर ये एज ए लाइबिलिटी है। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लाइबिलिटी भी मानते हैं, और इसे जब बैलेंस शीट में शो करेंगे तो लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे, क्योंकि वर्कर को किससे आपने सर्विस ले ली है पर उसको सैलरी पे नहीं की है, तो ये जो है आपके लिए क्या है, ऑब्लिगेशन है। या आपने कोई बिल्डिंग यूज़ कर ली है, उसका रेंट पे नहीं किया है, ठीक है, या आपने कहीं से जो है कैपिटल ली थी, उस पर इंटरेस्ट पे करना है, तो आपका जो है ड्यू डेट आ गई है पर आपने जो है इंटरेस्ट पे नहीं किया है। या इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने इंश्योरेंस करा रखा है अपने बिजनेस का, और उसकी प्रीमियम की ड्यू डेट निकल गई है और आपने पे नहीं किया है, क्लोजिंग डेट आपकी अकाउंटिंग पीरियड जो है ख़त्म होने से पहले, या आपके अकाउंट्स क्लोज होने जा रहे हैं पर आपने ये सारे एक्सपेंस, तो उस डेट को ये सारे एक्सपेंस आपके अकाउंटिंग जो है आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से शो होंगे, और ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि मैं आगे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके बाद टॉपिक हम पढ़ाएंगे, उसके बाद जर्नल में एंट्रीज करना सिखाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इनका जो है आपको यूज़ होगा, तब आपको समझने में दिक्कत होगी ये होते क्या हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं हमारे क्या है, लाइबिलिटीज़ हैं। एक तो इससे आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ेगी और प्रॉफिट भी कम होंगे, क्योंकि जब कभी आप दोगे, इसे पे करोगे, आपको पे तो करना ही है ना, तो इतने अमाउंट से आपका जो है प्रॉफिट कम होगा। इसके दो इफेक्ट होंगे, ठीक है, एक आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और आपके प्रॉफिट भी इससे कम होते हैं, ठीक है। अब आप इसकी डिटेल पढ़िए। Outstanding expenses are those expenses which have been incurred during the current accounting period and are due to
बी पेड हाउ एवर द पेमेंट इज नॉट मेड, ठीक है, और सच एन आइटम इज टू बी ट्रीटेड एज ए पेबल फॉर द बिजनेस। तो इनका कहने का है कि कोई भी जो एक्सपेंसेस हैं, अकाउंटिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहे जाएंगे कि आपने उनकी करंट अकाउंटिंग पीरियड में उनकी जो आपने सर्विस तो ले ली है पर उनका पे नहीं किया, वो ड्यू है, पे करने के लिए ड्यू है। हाउ एवर द पेमेंट इज नॉट मेड, मतलब पेमेंट किया है और वो आपके ऊपर ड्यू है। सच एन आइटम इज टू बी ट्रीटेड एज पेबल फॉर द बिजनेस। तो पेएबल है, ये बिजनेस के लिए क्या है, पेएबल। पेएबल का मतलब ही होता है कि पे करने योग्य, यानी अभी आपने पे नहीं किया है, जब पे कर देंगे तो ये पेड हो जाएगा। लेकिन जब जिसके आइटम के आगे लिखा होता है पेएबल यानी कि पे करने योग्य, इसलिए आपने, ये आपके ऊपर क्या है, लायबिलिटी है, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है और इससे हमारे प्रॉफिट्स भी कम दिखाए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स मान लीजिए सैलरी है, आपने पे नहीं की है, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी कही जाएगी, ठीक है। रेंट पे नहीं की है तो उसे हम आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे। अगर हमने कोई सब्सक्रिप्शन यानी कि कोई हमें, जैसे आप कोई सर्विस ले रहे हो उसको सब्सक्राइब करने के लिए कुछ आप पे करते हो, सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं दी है आपने, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो भी एक्सपेंस आपके पास ऊपर ऑब्लिगेशन है आपने पे नहीं की है, उसके आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड जुड़ जाएगा। ये वेजेस हमारा आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ फाइनेंस एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड टू शो द ट्रू नंबर्स ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। मतलब हमारे बिजनेस की सही ट्रू कंडीशन जानने के लिए ये जो हमारे अकाउंटिंग जो हमारे बुक्स हैं उनमें काउंटिंग पीरियड के एंड में इस नाम से शो किए जाएंगे ये आइटम, ठीक है। और ये क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, इसे हम पर्सनल अकाउंट में शो करते हैं और एज ए ये हमारा क्या है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इस पे लॉ जो है हमारा चलेगा, ठीक। जब आप इसको अगर जर्नल एंट्री में करना होगा तो आपको इस पर कौन सा लॉ लगेगा, पर्सनल अकाउंट का, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रिसीवर जो इसको पे प्राप्त करने वाला होगा, ठीक है, उसने प्राप्त नहीं किया है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, अगर हम जर्नल में एंट्री करेंगे। और इसके बाद जो है हमारा क्रेडिट क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। ये हमने एक्सपेंस पे नहीं किया है। अब जब हम इसका जो है अब आपको इसके जब आपके क्या कहते हैं उसको एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, आपको 11th क्लास के जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग उनको भी नहीं समझ में आएंगे। जब आप ट्रायल बैलेंस का चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, मान लीजिए कुछ हमारे ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो हमने ना तो ऐसा हुआ कि हमने जर्नल में लिखना भूल गए, जर्नल में लिखना भूल जाएंगे तो हमारे लेज़र में भी ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, और अगर हमने लेज़र में भी नहीं किया तो वो ट्रायल बैलेंस में भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो हम जब ने ट्रायल बैलेंस बना लिया और उसके बाद हमें पता चला कि हमने ये जो है ऐसी एंट्री हमने ये आइटम छोड़ रखे हैं, तो उसका हम क्या करते हैं, दोबारा एडजस्टमेंट करते हैं। तो जब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, क्योंकि हमने सारी एंट्रीज 2 जगह लिखती हैं, तो उन एडजस्टमेंट्स को भी हम 2 जगह इंक्लूड करेंगे। अब कौन से एडजस्टमेंट कैसे कैसे हम 2 जगह इंक्लूड करते हैं, जब आप आगे फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ोगे तब उसमें आपको बताएंगे। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, ठीक है, एक साथ सारी चीज़ें मिक्सअप नहीं करनी है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं, ठीक है, और ये हमारी लायबिलिटी है और ये हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, ठीक है। अब ये आपको एक एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए कंपनी ए हैज़ रेंट ऑब्लिगेशन है 10,000 पर मंथ दैट इज़ पेड ऑन एवरी 10th द कंपनी हैज़ पेड फॉर 11 months एंड 1 month इज अनपेड एंटिल द एंड ऑफ द पीरियड। तो जो इसने 1 month का पे नहीं किया है ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या फिर इसको आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। 1 month का क्या हो गया, इनका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया फॉर द कंपनी। एट द एंड ऑफ पीरियड एक्सपेंसेस ड्यू टू बट नॉट पेड, यानी कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू तो हो चुका हो पर पे ना किया गया हो, वो सारे क्या होते हैं, हमारे आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में एक देखिए थोड़ा सा डिटेल, ये आपको शॉर्ट में डिटेल दिया गया। ये क्या है, सबसे पहले तो ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, ट्रीटेड एज एन ऑब्लिगेशन फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या है, ऑब्लिगेशन है। ठीक है, क्योंकि हमने देना है, हमने दिया नहीं है तो हमारे लिए ऊपर तो ऑब्लिगेशन है ना, हमें पे करना है। ऑब्लिगेशन को हम एज ए लायबिलिटी भी समझ सकते हैं। एक्सपेंसेस में भी पार्शली और फुली, एक्सपेंसेस या तो फुली आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं और पार्शली भी हो सकते हैं ना। फुली यानी मान लीजिए हमने पूरे साल का नहीं दिया तो फुली आउटस्टैंडिंग है। अगर हमने कुछ मंथ्स का पे कर दिया है, कुछ मंथ्स का नहीं पे किया है, तो वो हमारे पार्शली आउटस्टैंडिंग हो गए। ठीक है, इसके बाद है रिलेटेड बेनिफिट्स हैव बीन कंज्यूम्ड, जो हमारा एक्सपेंस है, ड्यू है, उससे रिलेटेड हमने सर्विस या बेनिफिट हम ले चुके हैं, कंज्यूम कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमने वर्कर्स की सर्विस ले ली है पर उनका सैलरी नहीं पे किया है, और या फिर वेजेस पे रखा है तो वेजेस नहीं पे किया है, कमीशन नहीं पे किया है, हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया, पर उसकी सर्विस हम ले चुके हैं। ठीक है, हमने क्या कहते हैं, कैपिटल ले ली थी लोन पे, उस पर हमें देना था, क्या इंटरेस्ट पे करना था हर मंथ, वो हमने पे नहीं किया है। या फिर आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस ले रखा है, उसका प्रीमियम नहीं पे किया है। ठीक है, तो ये हम क्या कर चुके हैं, उसकी सर्विस तो ले चुके हैं पर उसकी हमने फ़ी पे नहीं की है। ये होते हैं आपके आउटस्टैंडिंग। ठीक है, रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ पीरियड, पीरियड जो आपका अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होगा तभी इसे रिकॉर्ड किया जाता है। एडेड टू रिप्रेजेंटेटिव एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका क्या एडजस्टमेंट करना है ये बताया गया है। ठीक है, तो जब एडजस्टमेंट हमने बताया था, जब आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे तब हम उसमें सिखाएंगे आपको। इट इज़ एन इनकम रिसीवेबल फॉर द अदर पार्टी, ये हमारे लिए तो पेबल होगा, यानी बिजनेस के लिए क्या है, पेएबल, पे करने लायक, और जो अदर पार्टी है जिसको हमें ये पे करना है उसके लिए क्या होगा, रिसीवेबल, यानी प्राप्त करने योग्य। अब जैसे ये एडजस्टमेंट्स की बात हुई थी, अगर कोई अमाउंट हमारी छूट जाती है, ना हमने जर्नल में लिखी, ना लेज़र में लिखी, ना हमने ट्रायल बैलेंस में लिखी और ना फाइनल अकाउंट में, तो जब हम बाद में हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि ये छूट गई, तो हम उसका एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो एडजस्टमेंट्स हम दो जगह करेंगे, एक हमें प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग में, और दूसरा बैलेंस शीट में। तो उसी के बारे में ये कहा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसे रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड करके शो करेंगे। ओके, तो अभी आप इसे सिर्फ पढ़ लीजिए, इसको जब आप बिल्कुल एक्चुअल जब आप इसे प्रैक्टिकली करोगे तब इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये अपने आप ही आपकी हैबिट में आ जाएगा कि हमें कैसे एडजस्टमेंट्स करने हैं। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्रीज ये इसमें दी गई है, अभी तो आप सिर्फ इसे याद करोगे। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। ये क्या है, हमारी एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री है। ठीक है, एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस क्या है हमारे, आप जब रूल को अच्छे से जब आपके कंटिन्यू में आ जाएगा, जब आप जर्नल के सारे ट्रांजेक्शन्स करने लगोगे तब ये आपके हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमेशा ही डेबिट होते हैं, क्योंकि आपने नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल पढ़ा है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। ठीक है, और जो आपका लॉस प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड होते हैं। ठीक है, इसलिए एक्सपेंसेस अकाउंट दिया और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, और यहाँ पे क्या है, हमारा जो है एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, हमारे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक तो ये आपने पढ़ लिया क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, दूसरा आइटम हमने आपको क्या बताया था, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, जिस तरह से आपने देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमने ड्यू डेट पे जो है ड्यू हो चुकी है पर हमने पे नहीं किया है, अकाउंटिंग पीरियड जो आपकी क्लोज होने के बाद। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, प्रीपेड कर दिया है हमने। ठीक है, पहले ही पे कर दिया है हमने, सर्विस लेने से पहले ही पे कर दिया है। ठीक है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग आपने रेंट पर ली है और पूरे साल का रेंट आपने जनवरी में ही पे कर दिया। ठीक है, किसी आपने वर्कर को रखा है तो उसकी वेजेस आपने पूरे साल की जनवरी में ही पे कर दिया, तो ये क्या है, हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो ये हमारी क्या है, एसेट्स है ना। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही पे कर दिया है, अब हम उसके बदले जो हमें उसकी सर्विस है उसको मिलने का हमें राइट है, उस पर हमारी ओनरशिप हो गई है,
तो जिस चीज़ पे हमारी ओनरशिप हो जाती है वो हमारा क्या हो जाता है, एसेट्स। ऐसा नहीं है कि आप वो वर्कर आपकी प्रॉपर्टी होगी, नहीं, उसकी जो सर्विस है वो आपके लिए प्रॉपर्टी है। तो आप इसे कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो ये दोनों ही एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी ड्यू हो गई है, पे नहीं कर ली है। प्रीपेड एक्सपेंसेस ड्यू होने से पहले ही पे कर दी है हमने। जो फ्यूचर में हमें पे करने हैं एक्सपेंसेस वो हमने एडवांस में पे कर दिया। ठीक है, जैसे आपके घर में कोई मेड आती है वर्क करने के लिए, तो कभी उसे ज़रूरत पड़ी तो आपने क्या कहा, आपने 6 मंथ्स का उसको जो अमाउंट पे जो उसकी सर्विस के बदले जो उसकी सैलरी बन रही थी वो आपने उसे 6 मंथ्स का एक साथ दे दिया। तो अब वो 6 मंथ्स से का जब एक साथ दे दिया तो आप वो हर महीने उसकी आप सर्विस लोगे तो वो धीरे धीरे वो एक महीने का वो आपका एक्सपेंसेस जो उसमें से कटता रहेगा। तो इसी को कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, किसी भी एक्सपेंस को एडवांस में पे कर देना। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर फ्यूचर एक्सपेंसेस दैट हैव बीन पेड इन एडवांस। In other words, prepaid expenses are costs that have been paid but are not yet used up or have not yet expired. ठीक है, कोई भी एक्सपेंस जो आपने पे कर दिया है पर उसके बदले में आपने सर्विस नहीं ली है, यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ एक्सपायर्ड का मतलब इसी से लिया जा रहा है। ठीक है, और अकाउंटिंग पीरियड जब आपका आएगा, मान लीजिए आपने जब आप 31 मार्च को या 31 दिसंबर को आप अपना बना रहे हो अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो मान लो वहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस को लेंगे, जो आपने दिसंबर तक के तो एक्सपेंस आपके पेड हो गए, लेकिन दिसंबर के बाद वाले भी आप मान लो नेक्स्ट ईयर का भी आपने पहले ही पे कर दिया हो। मान लीजिए नेक्स्ट 3 जनवरी फरवरी मार्च जो हमारे नेक्स्ट आने वाले हैं उनका भी पहले ही पे कर दिया हो, तो उसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस के रूप में हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे। या 31 मार्च को आपके अकाउंट्स क्लोज होते हैं तो आपने अप्रैल मई जून जुलाई का आपने जो एक्सपेंस था वो पहले ही पे कर दिया है। ठीक है, जनरली द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट विल बी यूज्ड अप विद इन 1 ईयर आर रिपोर्टेड ऑन कंपनीज बैलेंस शीट। ये 1 साल तक कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, इसलिए इसे हम करंट एसेट्स भी बोलते हैं। और एक चीज़ जो है ये भी हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये किसी पर्सन से रिलेटेड है। हमें पे किसे करना है, किसी पर्सन को। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया है ना, रेंट हो गया, जो भी आपने पूरे पहले ही पे कर लिया, ड्यू डेट से पहले पे कर दिया है, वो आपके क्या हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, जर्नल एंट्रीज इसकी क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस यहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम एक्सपेंसेस को हमने क्रेडिट किया है। ठीक है, जैसे कि आपका मॉडर्न अप्रोच हमने आपको पढ़ाया था, उसमें पढ़ा था कि जब आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गए, आपने पहले पे कर दिया तो आपके लिए आपके जो इन फ्यूचर आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। और जब हमारी लायबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, और लायबिलिटी जब बढ़ती है, नहीं, जब लायबिलिटी हमारी कम हो रही तो डेबिट, यानी इंक्रीज होगी लायबिलिटी, डिक्रीज होगी लायबिलिटी तो हमारी क्या हो गई, डेबिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। ओके, अब नेक्स्ट टर्म है हमारा कि अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, अब ये जो 2 टर्म आपने ऊपर पढ़े ये हमारा किससे रिलेटेड था, ये हमारा रिलेटेड थे दोनों एक्सपेंसेस से। अब ये जो अब आगे हमारे 2 और आ रहे हैं, एक आपको पढ़ना है अनअर्न्ड इनकम और दूसरा अक्रूड इनकम। ठीक है, ये दोनों ही हमारे इनकम से रिलेटेड है। ठीक, अनअर्न्ड इनकम क्या होते हैं, ऐसे इनकम जो हमने जिसके लिए हमने सर्विस नहीं दी है और हमने इनकम पहले ही रिसीव कर ली है। ठीक है, जैसे कि अनअर्न्ड इनकम जो ऐसे इनकम्स होते हैं जो हमने पहले ही एडवांस में हमने सैलरी रिसीव कर ली, कमीशन हमने एडवांस में रिसीव कर लिया और हमने उससे रिलेटेड सर्विस बाद में दी है। ठीक है, इंटरेस्ट मान लीजिए हमने एडवांस में रिसीव कर लिया और हमने कैपिटल बाद में किसी को लोन पे दिया है।
तो ये हमारा क्या हो गया, अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो कमाई ना गई हो लेकिन उससे रिलेटेड इनकम हमें पहले ही प्राप्त हो जाए। ठीक है, जैसे जब आपकी अकाउंटिंग आपकी क्लोज हो रहे होते हैं, है ना, अकाउंटिंग जो आपकी क्लोजिंग डेट्स पे जो है आपने उससे जो भी इनकम आपने अवेल की है, इनकम प्राप्त की है, उससे रिलेटेड आपने सर्विस दी ही नहीं है, आपने एडवांस में इनकम प्राप्त कर ली। जैसे हम एडवांस में अपना क्या कर रहे थे, एक्सपेंस पे कर रहे थे, वैसे ही हमने एडवांस में इनकम रिसीव कर ली है। तो ये क्या होगी, हमारी लायबिलिटी होगी, क्योंकि उससे रिलेटेड हमने इनकम ले ली। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उससे रिलेटेड जो है सर्विस पे करें, सर्विस दें। ठीक है, नेक्स्ट अदर पार्टी को। अनअर्न्ड इनकम और डिफर्ड इनकम इज ए रिसिप्ट ऑफ मनी बिफोर इट हैज़ अर्न। मतलब कमाई नहीं है, कमाने से पहले ही हमने प्राप्त कर ली। अभी हमने सर्विस की नहीं है, पूरे साल की सैलरी हमने पहले ही जनवरी में प्राप्त कर ली। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिफर्ड टू ए डिफर्ड रेवेन्यू और कस्टमर डिपॉजिट्स। ठीक है, कस्टमर का एक तरह से आप डिपॉजिट भी कह सकते हो कि कस्टमर ने आपके पास उतने पूरे साल का अपना जो है जमा कर दिया आपकी सर्विस के बदले। तो द अनअर्न्ड इनकम अमाउंट इन इनिशियली रिकॉर्डेड इन लायबिलिटी अकाउंट, क्योंकि ये आपके लिए लायबिलिटी है और ये आपका दायित्व बनता है कि आप उससे रिलेटेड सर्विस आपको उसे जो है अवेलेबल कराओ। ठीक है, और ये जो रिलेटेड इनकम ये होती है, ये आपके आने वाले वर्षों से रिलेटेड होती है। ठीक है, क्योंकि आपने जो आने वाले वर्ष, मान लीजिए आपने 3 साल का इंटरेस्ट एक साथ पे कर दिया, या आपने किसी वर्कर को 3 साल की आपने जो पे नहीं कर दिया, अब तो ये इनकम है आपकी। ठीक है, वो तो आपका उससे रिलेटेड था प्रीपेड, अब ये हमारी इनकम है। मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपको 3 साल का इंटरेस्ट एक साथ पे कर दिया, या आपके किसी कस्टमर ने आपको कमीशन 3 साल का एक साथ दे दिया। ठीक है, तो हर साल आप इसको क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे, क्योंकि जब हर साल आप जब उसकी सर्विस दोगे तब वो आप इनकम कमाओगे, लेकिन आपने पहले ही। तो ये जो इनकम होती है आपके नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, जो हमने कमा ली है, कमाई नहीं है लेकिन रिसीव कर ली है, और ये हमारी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होती है, और ये हमारी लायबिलिटी होती है, और साथ साथ में ये हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इससे आपकी क्या होगी, एक तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि आपको लायबिलिटी पे करना है ना, और इससे आपका जो है इसे इसलिए हम इसे लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, और ये हमारे लिए इनकम है। ठीक है, तो जो है इसका क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री इनकम अकाउंट DR टू अनअर्न्ड इनकम। ये अभी सिर्फ आप पढ़ लो, जब आप जर्नल एंट्रीज के रूल को अच्छे से फॉलो करना सीख जाओगे तब आपको जो है ये आप समझ में आएंगे। ठीक है, अभी हम आपको जो है अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाने के बाद आपको जर्नल के जो हमने रूल्स बताए हैं उसको कैसे यूज़ करते हैं उसको हम जब सिखाएंगे तब आप उसमें ये सीख जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आइटम आ रहा है आपका अक्रूड इनकम। ठीक, जैसे अनअर्न्ड इनकम था वैसे ही उसका अपोजिट अक्रूड इनकम, यानी हमने सर्विस तो रेंडर्ड कर दी है पर उससे रिलेटेड हमें इनकम नहीं मिली है। ठीक है, जो हमारी क्लोजिंग डेट है मान लीजिए 31 दिसंबर को, लेकिन हमने जो है अपना हमारा कोई मान लीजिए ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है, जो आप समझ लीजिए जैसे कि ट्रक्स वगैरह जो होते हैं सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो आपने जो है मान लीजिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो है आपने सर्विस किसी कस्टमर को दे दी है। ठीक है, लेकिन आपकी इनकम आपको अभी 31 दिसंबर तक रिसीव नहीं हुई है, तो ये इनकम हमारी क्या होती है, करंट ईयर से रिलेटेड होती है, जो हमने अभी कमा ली है, अर्न कर ली है पर रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, तो ऐसे इनकम्स को हम क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम, और ये इनकम हमारी एसेट्स होती है। हम इसके क्या है, हमें इसको पाने का राइट हो गया है। जहाँ राइट हो जाता है वो हमारी एसेट्स हो जाती है, और जहाँ ऑब्लिगेशन हमारे बनते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा राइट है कि हमने सर्विस पे दे करी है, सर्विस हमने प्रोवाइड कराई है, तो हमें उससे रिलेटेड इनकम प्राप्त करने की राइट है, तो ये हमारा क्या है, एसेट्स है। अक्रूड इनकम इज इनकम विच हैज़ बीन अर्नड बट नॉट येट रिसीव, ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है पर प्राप्त नहीं की है। इनकम मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट इज़ अर्न, तो जिस अकाउंटिंग पीरियड में आपने कमाई है
उस अकाउंटिंग पीरियड में इसे रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है, इसलिए हम एक्रूड इनकम के नाम से इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं। ठीक है। एज इनकम विल बी credited to record the accrued income, a corresponding receivable must be created to account debit side और ट्रांजेक्शन। जब आप पढ़ोगे क्या कहते हैं उसे, एडजस्टमेंट्स एंट्रीज, वो आपके पढ़ोगे फाइनल अकाउंट्स में, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है। अब ये देखिए एग्जांपल इसमें क्या है, अकाउंट एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट और इनकम अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी इनकम जो है रिसीवेबल है और रिसीव नहीं हुई है। ठीक है। तो ये आप जब अब ये डेबिट क्रेडिट का पहले आप रूल फॉलो करना सीखोगे। ठीक है, कि हम कैसे उस रूल को, अभी आपने रूल पढ़ा है, उसे याद किया है। ठीक है, अभी आपने उसको यूज़ नहीं किया है। ठीक, जब आप यूज़ करोगे तो आपको हर कोई भी एंट्री याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने आप ही उसकी जर्नल एंट्री बना लोगे। ठीक है। और इसमें आपकी जो है, अब आपने समझ लिया। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, पर्सनल अकाउंट है, ये हमारा करंट ईयर से रिलेटेड होता है, जो कि हमने पे नहीं किया है, ये एक्सपेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे कि हमने जुलाई टू दिसंबर का एक्सपेंस, हमने जो सैलरी पे नहीं की, रेंट पे नहीं की, ये हमारा करंट ईयर से रिलेटेड होता है। ठीक है, ड्यू हो गई, पे नहीं किया। नेक्स्ट हमारा आया था प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, हमारा जो है आने वाले जो हमारे ईयर्स होते हैं, आगे आने वाले नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है, कि हमने जो है नेक्स्ट आने वाले ईयर्स का भी आपने एक साथ पेमेंट कर दिया, एक्सपेंस पे कर दिया, यानी प्रीपेड कर दिया है। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, हमारे लिए लायबिलिटी है। इसी तरह से आपका थर्ड आइटम आया था अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, अनअर्न्ड इनकम आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, ये आपके नेक्स्ट आने वाले सालों से रिलेटेड होता है। जो आपने कभी ऐसा होता है 2-3 साल का आपने कोई इनकम एक साथ पा लिया। ठीक है, आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मान लीजिए आप अपने सर्विस देते रहते हैं किसी कस्टमर को, उस कस्टमर ने आपको 2-3 साल का जो है, जो आपका पेमेंट बनती है, एक साथ दे दिया, तो आप जब उसको सर्विस दोगे तो आपका जो है उसी में से आपकी इनकम कटती रहेगी, राइट ऑफ होती रहेगी। तो ये हमारे टर्म्स क्यों बनाए गए हैं, कि हमारे जिस साल के, आपने एक रूल पढ़ा होगा मैचिंग कंसेप्ट, जिस साल के एक्सपेंसेस हो या जिस साल के हमारे इनकम्स हो, उसी साल उस टाइम पीरियड से रिलेटेड होते हैं, उसे उसी टाइम पीरियड में हमें क्या करना होता है, शो करना होता है। तो ये सारे हमारे टर्म्स इसलिए डेवलप किए गए कि मान लीजिए हमारे पास जो है प्रीपेड एक्सपेंस हमने पे किया है, तो उसे हमें एज ए एसेट्स हम शो करेंगे, ये हमारी एसेट्स है नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, या हमारे पास कोई लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो हमें पे करना बाकी है, तो वो भी आपको अपनी लायबिलिटी साइड में शो करना होता है। ठीक, ये सारे टर्म्स जो हैं इसीलिए बनाए गए हैं। और अब ये जैसे अक्रूड इनकम क्या होता है, हमारा करंट ईयर से रिलेटेड होता है। करंट ईयर जो क्या होते हैं, करंट ईयर में कोई हमने सर्विस प्रोवाइड करा दी है, लेकिन उससे रिलेटेड हमने सैलरी या जो आपका पेमेंट्स है वो रिसीव नहीं की है। तो आपके जो ऊपर वाले दो थे, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड थे, और अनअर्न्ड इनकम और अक्रूड इनकम ये हमारे इनकम साइड से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्रीज की बात रही, ये तब आप समझना जब हम आपको जो आपके जर्नल के एंट्री के जो रूल बताए थे हमने डेबिट क्रेडिट के, उसको अच्छे से जब हम आप यूज़ करना सिखा देंगे, तब आप जो है इसको यूज़ करना भी सीख जाओगे। ठीक है, और इसके लिए आपको दोनों जो आपको रूल बताए थे, हमने एक ट्रेडिशनल अप्रोच वाला जो 3 गोल्डन रूल्स थे, और दूसरा बताया था आपको मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, वो दोनों ही आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, तभी आप ये जर्नल एंट्रीज कर पाओगे। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट्स, एंड ये जो हमारे जो कंटेंट थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, हमारा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि ये सिर्फ आपको ये एक्सपेंसेस की जो है ये क्या होते हैं, क्या है, इनकी मीनिंग समझाना था। ठीक है, और इनका हम यूज़ कैसे करते हैं ये हम जो चैप्टर वाइज आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इनका यूज़ सीखना है अकाउंटिंग इक्वेशन में, इसके बाद हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज करना।
ठीक है। फिर लेसन बाय लेसन, चैप्टर बाय चैप्टर हम इनका यूज़ करना सीखेंगे। अभी सिर्फ हमारा पर्पस ये था कि आप इसकी मीनिंग समझ जाओ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, अनअर्न्ड इनकम क्या है और अक्रूड इनकम क्या है। ठीक है। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। अब ये आपका भी जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी इसे अच्छे से पढ़ो और समझो, और अगर फिर भी कोई कमी महसूस होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कोई एक्स्ट्रा क्यूरी हो तो आप उसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। और जो है अब आपसे एक और ये बात कहनी थी, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे या आप पिछले और भी वीडियोस देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे जो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए, इससे हमें इम्प्रूवमेंट की भी इंस्पिरेशन मिलती है और आगे भी जो है वीडियो बनाने की भी इंस्पिरेशन मिलती है। ओके, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।